नमस्कार। कोविड का इन्फेक्शन तो हम लोग देख ही रहे हैं। कोविड के केसेस जब स्टार्ट हुए कोविड-19 और उसके बाद में चाइना से स्टार्ट हुआ और उसके बाद बेसिकली हम लोगों ने इसका टीका भी विकसित किया और उस टीके की का पहला डोज़, दूसरा डोज़ और अभी प्रिकॉशनरी डोज़ भी ले चुके हैं। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि कोविड के केसेस एकदम से चले गए, ख़त्म हो गए। बीच-बीच में कहीं न कहीं एक लोकल जगह पे या फिर कहीं आगे बड़ी जगह पे, छोटी जगह पे केसेस आते जा रहे हैं। ये अलग चीज़ है कि वैक्सीनेशन का इफ़ेक्ट था या लोगों में ऑटो इम्यूनिटी का या इम्यून सिस्टम का ऑटो इम्यून सिस्टम का इफ़ेक्ट था कि केसेस अब आ तो रहे हैं लेकिन उतनी इमरजेंसी नहीं है, एज़ सच कोई क्राइसिस नहीं हो रही है। पर कोविड के इन्फेक्शन के बाद इतना तो जान चुके होंगे कि ऐसे इन्फेक्शंस आते रहेंगे और इन्फेक्शन से इलाज करवाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को इतना सक्षम रखें कि ऐसे इन्फेक्शन आपको ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएँ और इन इन्फेक्शन से इसी तरह निकल जाएँ जिस तरह बहुत सारे लोग कोविड इन्फेक्शन से आराम से निकल गए। और इसके बाद तो कम से कम अब हमें ये सबक सीखना ही चाहिए कि चिकित्सा विज्ञान अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमको चिकित्सा करानी ही है, लेकिन पहले अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर आप संक्रमित हुए तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपके ट्रीटमेंट में भी और आपके इन्फेक्शन की सीवियरिटी में भी। तो आइए, डब्ल्यूएचओ ने कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था और डब्ल्यूएचओ ने ऐसे ही कुछ और इन्फेक्शंस को और डिजीजेस को डिक्लेयर किया था, जैसे जीका वायरस इन्फेक्शन था, इबोला था, H1N1। ऐसा कोई भी संक्रमण जो किसी एक लोकल या छोटे स्थानिक जगह पे शुरुआत हो या हो और किसी कारण से वो धीरे धीरे बड़े स्तर पर सभी जगह सभी देशों में फैलने लगे वैश्विक स्तर पे, तो इसे फिर डब्ल्यूएचओ अपने संज्ञान में लाकर इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि जो डब्ल्यूएचओ से संबंधित जितने भी देश हैं उनको वही प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे जो डब्ल्यूएचओ डिसाइड करेगा। और कोविड के केसेस में हमने देखा भी था कि जो जो डब्ल्यूएचओ ने बताया हमको वही प्रोटोकॉल और गाइडलाइन फॉलो करना था और हमने किया भी। ये अलग बात है कि केसेस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तब भी हुए प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद, लेकिन इतना तो कंपल्सन ज़रूर रहता है कि अगर आप डब्ल्यूएचओ के ग्रुप में हैं तो आपको प्रोटोकॉल और गाइडलाइन वही फॉलो करना है। और इन प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस के हमको किसी न किसी स्तर पर नुकसान भी हुए हैं, आर्थिक स्तर पे भी और स्वास्थ्य के लेवल पे भी बात करते हैं तो हमको नुकसान भी हुआ है, फायदा तो हुआ है, लेकिन किसी न किसी अंश में हम सभी को नुकसान जरूर हुआ है। आज फिर एक ऐसा दौर है जब डब्ल्यूएचओ ने फिर से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है और वो जो इन्फेक्शन है उसे मंकी पॉक्स वायरल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं हम। आप लोग सब देख भी रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में। शुरू में ये पर्टिकुलर कुछ एक देश में ही ये पर्टिकुलर कंसाइंस था जो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका में थे, लेकिन धीरे धीरे अभी आज के समय में 75 देशों में और साथ ही साथ 16,000 से अधिक की नोन केसेस हमको मिल चुके हैं। जहाँ तक बात करते हैं हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, तो भारत में भी करीब 4 केसेस अभी सस्पेक्टेड हैं और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे जैसे जैसे जांचना शुरू करेंगे वैसे वैसे केसेस हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। और यही इन्फेक्शन बढ़े मत, समय पर रुक जाए, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि इन्फेक्शन है क्या, क्यों होता है, कैसे होता है, कितने दिन तक चलता है और इसके बचाव के लिए क्या क्या सुविधा आज के समय में हमको उपलब्ध है। तो आइए बात करते हैं मंकी पॉक्स इन्फेक्शन है क्या, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या क्या इसके इलाज के तरीके हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं। जहाँ तक सबसे पहले बात करते हैं कि ये मंकी पॉक्स वायरस बेसिकली ऑर्थोपॉक्स वायरस एक समूह वायरस का है जिसका नामकरण कर दिया गया ऑर्थोपॉक्स, और ये उसी समूह का एक मेंबर है। और इसी समूह के और एक सदस्य है जिसे आप सब जानते हैं, वो है काउपॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स या जिसे हम यहाँ बड़ी माता के रूप से जानते हैं, इसका इन्फेक्शन एक समय में बहुत ज़्यादा हुआ करता था और ये बहुत ज़्यादा घातक भी हुआ करता था। पर ये चिकित्सा विज्ञान की जीत है कि आज के समय में हम इस स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर चुके हैं, अब इसके केसेस हमको नहीं मिलते। तो मंकी पॉक्स भी उसी ग्रुप का है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक था, उस तरह मंकी पॉक्स इतना खतरनाक नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डेडली नहीं है, मारक नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तो है लेकिन इन्फेक्शन की रेट भी कम है और ये बहुत ज़्यादा मारक क्षमता से युक्त नहीं है। एक और अच्छी बात है इसी वायरस को लेकर कि इस वायरस
की जो म्यूटेशन की कैपेबिलिटी है वो कम है। जिस तरह हम कोविड में देखे थे कि वो ये वायरस बार बार नए नए रूप, नए नए आकार लेके आता था। पता चला कि आपने एक रूप को मारा या एक एक पर्टिकुलर वेरिएंट की लक्षण को देखा, समझा, तब तक एक नए वायरस फिर से म्यूटेट होके आ जाता था जिसके लक्षण और बिल्कुल अलग होते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसके ट्रीटमेंट के लिए। मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन में ऐसा नहीं है, उसकी म्यूटेशन या रूप बदलने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम उसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली जो प्रोटोकॉल है वो डायग्नोसिस भी ईजी है और ट्रीटमेंट भी प्रॉपर वे से हम कर सकते हैं। मंकी पॉक्स वायरस का सबसे पहला केस जो था, मंकी पॉक्स का जो सबसे पहला केस हमको डायग्नोस हुआ, पता चला, वो था सन 1958 में। कुछ साइंटिस्ट पर्टिकुलर बंदरों पे कुछ रिसर्च कर रहे थे और उन 1958 में फिर पता चला कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो मंकी पॉक्स, जिसको नाम दिया गया। इसके बाद में तब ये सिर्फ जानवरों में होने वाला इन्फेक्शन था। फिर बाद में धीरे चल के सन 1973 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये एक कंट्री जहां पर ह्यूमंस में या मानव में इसके इन्फेक्शन को देखा गया सबसे पहली बार। और जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हम लोग न्यूज़ टीवीज में, न्यूज़ में और पेपर्स, मैगजीन्स में देख रहे हैं कि पढ़ते हैं, जानते भी हैं कि जनरली मेल्स के कारण ये इन्फेक्शन फैलता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये जो केस डायग्नोज हुआ था वो एक 9 महीने के बच्चे को हुआ था। आगे और बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ये जो मंकी पॉक्स था, ये उस लोकलाइज्ड एरिया में ये इन्फेक्शन कॉमन है अभी भी। लेकिन मई 2022 के बाद अचानक से देखा गया कि ये अफ्रीकन कंट्रीज को आगे छोड़कर बाकी दूसरे कंट्रीज में भी इसके इन्फेक्शन के केसेस मिलने लगे, और यही वो कारण था कि WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो क्योंकि मैंने इस वीडियो में शुरू से मैं कोविड के बारे में बात कर रहा हूं, तो इतना जरूर जान लीजिए कि ये भी जो इन्फेक्शन है उसके सारे लक्षण वही हैं करीब करीब जो आपको कोविड केसेस में मिलते हैं। जैसे शुरुआत में आपको बुखार या फीवर का सामना करना पड़ेगा, उसके अलावा ठंड, कपकपी आएगी, चिल्स होगा, मांसपेशियों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, ये सारे लक्षण कोविड में भी हमको मिलते थे। बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, और धीरे धीरे वो फीवर जो है वो पहले स्टार्टिंग में माइल्ड होता है, कम होता है, बाद में फीवर हाई ग्रेड का हो जाता है, तेज बुखार आने लगता है। इतने सारे लक्षण कोविड में भी थे, आपको ये मंकी पॉक्स में भी मिलेंगे। एक अलग से जो लक्षण है जो आप इस इन्फेक्शन को डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है, वो है इस इन्फेक्शन में आपको दाने मिलने लगते हैं। आपके स्किन में कहीं पर एक रैश आएगा, दाने आएंगे, और फिर यही दाने धीरे धीरे चल के पूरे शरीर में फैल जाएंगे। ये जो इनिशियल आपके दाने आएंगे, यही दाने अलग अलग 5 स्टेजेस पूरा करते हैं, और फिर जब लास्ट स्टेज के बाद आप इस इन्फेक्शन से क्लियर हो जाते हैं। वो अलग अलग स्टेजेस हैं, बेसिकली मैं नाम यहाँ उनका बताना जरूरी नहीं समझूंगा। मैक्यूल्स, पॉस्ट्यूल्स, ऐसे अलग अलग स्टेजेस हैं उस रैशेस के, उस दानों के। तो इसका जो बेसिकली ये जो मंकी पॉक्स होता है, ये करीब करीब 28 दिनों में, या जिसे हम 4 सप्ताह कहते हैं, 4 सप्ताह में करीब करीब इसके इन्फेक्शन से आप, ये पूरा इसका जो बेसिक टाइम पीरियड है वो करीब 4 वीक्स का है, और 4 वीक्स के बाद अब आप बीमारी से ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब भी आप किसी संक्रमित व्यक्ति से मिले और आपको उसका संक्रमण लगा, उस समय से लेके कितने समय में इसका पहला लक्षण आपके शरीर में व्यक्त होगा, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उस समय ये वायरस अपने आप को, डिजीज को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम लेके एक्सप्रेस करता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा है, मतलब सामान्यतः बात करेंगे तो 7 से 14 दिन के आसपास में इसके जो लक्षण आने लगते हैं। पर अगर एक जनरल बात करते हैं फिर से, तो करीब 5 से लेकर 21 दिन के बीच इसके लक्षण आपको इनिशियल दिख सकते हैं संक्रमित व्यक्ति से संपर्क होने के बाद। मतलब अगर आपने किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ आपका संपर्क हुआ, तो उसके बाद 21 दिन का समय है ये संक्रमण को एग्जिबिट होने के लिए, ऑनसेट होने के लिए। और ये वही ये समय है जिसमें हो सकता है आपको पता भी नहीं हो कि आप इन्फेक्टेड हैं, और आप 21 दिनों में लोगों को बांटते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि समय रहते अगर इसकी आपकी जानकारी होगी तो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को आइसोलेट रखेंगे, और संक्रमण को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये संक्रमण बेसिकली फैलता कैसे है। किसी भी प्रकार के संक्रमण को फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर अभी इस जो आउटब्रेक है इसके लिए WHO ने बोला है कि जनरली इसके केसेस उन लोगों में मिल रहे हैं जो खासकर पुरुषों में, और ऐसे पुरुष जो किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं,
और फिर साथ ही साथ उनके बहुत मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। इन केसेस में ये मंकी पॉक्स वायरस मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल टू मेल ही ये इन्फेक्शन फैलता है। इसके अलावा फीमेल्स में भी और बच्चों में भी इसके प्रोबेबिलिटी है और वो भी इस मंकी पॉक्स इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते हैं। और मैंने आपको पहले बोला भी था कि सबसे पहला केस जो हमको मिला था वो 9 महीने के बच्चे में मिला था। इसलिए सभी वर्ग के लोगों को इस संक्रमण से बचने की और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के कारण ही ये हो रहा है, पर जनरल बात करते हैं तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से इसका संक्रमण फैलता है। जो डायरेक्ट संक्रमण है वो या तो किसी पुरुष के पुरुष या फिर किसी और व्यक्ति के साथ सीधा संपर्क हो। सीधा संपर्क या तो आप शारीरिक संपर्क के कारण इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा अगर संक्रमित व्यक्ति आपके नजदीक आकर खांसता है, छींकता है, या फिर उसके शरीर का कोई भी तरल पदार्थ आपके शरीर के एक्सपोर्ट कहीं पर कटा है, या फिर आपकी श्लेष्मिक झिल्लियां जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि मुंह, नाक, आंख, यहाँ पर भी अगर वायरस संक्रमित फ्लूइड पड़ जाए, टच हो जाए, आपका संपर्क पड़ जाए, तब भी आपको मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन फैल सकता है, आप संक्रमित हो सकते हैं। ये तो थे डायरेक्ट इन्फेक्शन की बात। इसके अलावा अगर आपको कोई जानवर काटता है और अगर वो जानवर संक्रमित है तब भी डायरेक्ट इन्फेक्शन आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। इनडायरेक्ट इन्फेक्शन अगर संक्रमित व्यक्ति ने किसी वस्तु को छुआ हुआ है या फिर किसी टेबल पे हाथ रखा है और अगर सामान्य व्यक्ति उसका उपयोग करता है तो भी ये वायरस इन्फेक्शन आपको फैल सकता है। इसके अलावा अगर संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किए हुए निजी इस्तेमाल करने की चीज़ें जैसे टॉवेल, बेडशीट्स या फिर शेविंग किट्स, इन सब का भी अगर आप चीज़ों को शेयर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये इन्फेक्शन आपको फैल सकता है। जनरली जो मोड है, वायरस आपके शरीर में एंट्री किस तरह करता है, जैसे कोविड के केसेस में वो श्वसन तंत्र से एंट्री कर रहा था, जो ये मंकी पॉक्स वायरस है वो बेसिकली आपके स्किन के कहीं कटे हुए भाग से वायरस एंट्री कर सकता है। इसके अलावा जो म्यूकोजल ओपनिंग है जैसे कि माउथ, नोज और कुछ केसेस में आईज, यहाँ से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। हाँ, एक चीज़ ये भी थी कि मैंने बोला आपको खांसने छींकने से भी इन्फेक्शन फैल सकता है, इसीलिए ज़रूरी है कि संक्रमित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिनको ये मैंने जो इतने लक्षण बताए वो लक्षण हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि दूर ही रहें सामान्य व्यक्ति से। और अगर सामान्य व्यक्ति उनके पास आते हैं तो संक्रमित व्यक्ति को बेसिकली मास्क पहनना चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि ये जो वायरस है, ये वायरस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू कोविड वायरस के, इसलिए सामान्यतः इसकी जो इन्फेक्शस का रेट है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। ये वायरल इन्फेक्शन जो है अगर आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है, आपके श्वसन तंत्र से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा पास अगर व्यक्ति रहेगा सामान्य व्यक्ति तभी संक्रमित होगा, दूर होने पर नहीं होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि संक्रमित व्यक्ति अगर मास्क लगाए तो वो ये इन्फेक्शन को हम बढ़ने से रोक सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, एक समय के बाद अपने आप को ठीक कर लेता है। करीब करीब 4 सप्ताह या 28 दिन में ये बीमारी फिर अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए ऐसा कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती और मेडिसिन कोई अवेलेबल भी नहीं है। जहाँ तक बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो क्योंकि ये डिजीज अपने आप इन्फेक्शन ठीक होता है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे जैसे आपको लक्षण मिलते हैं उस हिसाब से लक्षणों के अनुरूप औषधियाँ दी जाती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो आपको लक्षण होंगे, जैसे फीवर है तो फीवर की मेडिसिन देंगे, बॉडी एक है तो बॉडी एक की मेडिसिन देंगे, यही सारे लक्षण हैं। जो लक्षण मिले उसके हिसाब से हम मेडिसिन देकर उसको मैनेज करते हैं। कोविड के केसेस में भी सेम यही किया जाता था। इसके अलावा यूएस में पर्टिकुलर वैक्सीन भी कुछ अवेलेबल है, जैसे कि इम्वाम्यून, इम्वावैक्स या फिर जीनोस्टियम। ये 3 वैक्सीन हैं जो अवेलेबल है। पर वैक्सीन को लेकर जो अभी तक वैक्सीन का यूज़ किया जाता है वो बेसिकली संक्रमित व्यक्ति के ऊपर ही यूज़ किया जाता है। कोविड के जैसे सभी लोगों को टीका नहीं लगाया जाता। हाँ, उन लोगों को लगाना ज़रूरी होता है जो कि या तो मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्टेड लोगों की चिकित्सा में या उनके घर परिवार वाले लोग आसपास हैं, या ऐसे हेल्थ वर्कर जो उनके ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से मंकी पॉक्स वायरस का ये जो वैक्सीन है ये लगाया जाता है। और अब बात करते हैं इन बीमारी से, इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सके। तो जो सारे मेजर्स थे आपके कोविड के केसेस में वही सब करना है। आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, हाथों को साबुन पानी से धोना है, सैनिटाइजर्स का उपयोग करना है, बेटर होगा सोप वाटर यूज करेंगे आप। इसके अलावा एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, खासकर इन्फेक्टेड या फिर ऐसे व्यक्ति जिनमें कोई संक्रमण के लक्षण उपलब्ध हो, दिखाई दे रहे हो, कंफर्मेशन के बिना कोशिश करिए संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट कर दें।
उनके निजी उपयोग की वस्तुएं उनको शेयर मत करिए, उनको यूज़ मत करिए, और कपड़े जो है उनको अच्छे से साफ करिए। साथ ही साथ ऐसी वस्तुएं जो संक्रमित व्यक्ति ने छुआ हुआ हो या जो उपयोग करते हैं उनको भी साफ करिए। यहाँ तक तो बात हो गई ये सब कुछ, बट क्योंकि आपको पता है इन्फेक्शन तो हो जाता है पर ट्रीटमेंट नहीं है सच, तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में सबसे अच्छा जो उपाय है वो है आयुर्वेद। आयुष पद्धति जो है यही एक ऐसी पद्धति है जो आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और अगर आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो ऐसे इन्फेक्शन नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो आप बहुत इजी वे में बहुत मिनिमम कॉम्प्लिकेशन के साथ आप निकल जाएंगे। जहां तक कॉम्प्लिकेशन की बात करूंगा तो ऐसे लोग जो लोग इम्यूनो कंप्रोमाइज पर्सन हैं या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे बीपी है, शुगर है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम कभी कभी घातक हो सकती है, और कुछ मृत्यु भी कुछ केसेस में डेथ हमको मिले हैं। इसलिए इन्फेक्शन है, सामान्य सा इन्फेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार लापरवाही अगर हम करते हैं, नेग्लिजेंसी करते हैं, तो कभी कभी नुकसान भी ज़्यादा बड़े लेवल पे नुकसान हो सकता है, और यही एक रीज़न था कि हमको इस इन्फेक्शन को भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। आयुष की बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए आयुष से अच्छा कोई उपाय नहीं है। आप काढ़ा पी सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट आस्पेक्ट भी आयुष में बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रीटमेंट आस्पेक्ट यहाँ बताना बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा। वो आप किसी अपने आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए, और इन्फेक्शन होने के बाद नहीं, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शन तो आते रहेंगे। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखने के लिए आयुर्वेद चिकित्सक से, होम्योपैथिक चिकित्सक से, योग, नेचुरोपैथ से, यूनानी चिकित्सक से, इन सब से मिलिए जरूर। सिद्धा, ये सारी जो पैथीज हैं ये आपके पूरे सिस्टम पे काम करती हैं, और अगर आपका सिस्टम ठीक होगा तो डेफिनेट है कि आपको कोई संक्रमण नहीं होगा। तो ये था मंकी पॉक्स वायरस और मंकी पॉक्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी जानकारी के साथ साथ मैं आगे इसी वीडियो में कुछ आयुष के प्रोसीजर्स के बारे में बताने वाला था, लेकिन जिस तरह ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो चुका है और शायद आप भी थक चुके होंगे, ये सिस्टम भी थक चुका था, इसलिए ये रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो अगले वीडियो में बात करेंगे इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष में क्या बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली कोई मंकी पॉक्स या किसी प्रकार के इन्फेक्शन के बारे में एग्जैक्टली आयुर्वेदिक टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने की जो जो उपाय हम अगर फॉलो कर सकें, या जैसा लगता है कि जिससे इम्यूनिटी हमें बढ़ती है, उन सबको बेसिकली कंसाइज करने का एक छोटा सा प्रयास रहेगा। हर समय, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मानव सभ्यता में हर समय जब भी हमारे पास कोई चुनौती आई है, हमने इस चुनौती का डटकर मुकाबला किया है, और कोई ना कोई रास्ता जरूर हमने निकाला है जिससे कि हमारी ये सभ्यता अजर रहे, अमर रहे। तो आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।